अच्छा जी, आज हमने जिस चीज़ की बात करनी है वो एंड वाले से। ठीक है, आपने आर वाले ऐसे भी देखे जिसको हम आर्गुमेंटेटिव ऐसे कहते हैं। लेकिन एंड वाले ऐसे क्या होते हैं, कौन से टॉपिक्स आते हैं, और उसको आपने किस तरह से हैंडल करना है, वो क्या आर्गुमेंटेटिव ऐसे होता है या डिस्क्रिप्टिव, इस पे हम बात करेंगे। मैं आपके सामने कुछ एग्जांपल्स लेकर आता हूँ। नंबर वन हमारे पास है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। ठीक हो गया। उसके बाद एक और एग्जांपल लेते हैं, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स। ठीक है, क्लाइमेट चेंज एंड फूड सिक्योरिटी, ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रीन रेवोल्यूशन या वर्ल्ड पॉलिटिक्स। ठीक है ना। ये अगर आप टॉपिक्स को देखें तो इसके अंदर एंड इस्तेमाल हो रहा है, लेकिन एंड कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है, दो डिफरेंट चीजों के बीच में कनेक्ट हो रही है। मतलब ह्यूमन डेवलपमेंट इज वन थिंग। जिसका माइक ऑन है प्लीज ऑफ कर लें इसको। ह्यूमन डेवलपमेंट एक अलग चीज है और इकोनॉमिक ग्रोथ एक अलग चीज है। यानी कि दो चीजों को एंड के जरिए कनेक्ट किया जा रहा है। इसी तरह अगर आप दूसरे टॉपिक के अंदर देखें तो इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स, ये दोनों डिफरेंट चीजें हैं। क्लाइमेट चेंज एंड फूड सिक्योरिटी, क्लाइमेट चेंज एक अलग चीज है और फूड सिक्योरिटी एक अलग चीज है। इसी तरह ग्लोबलाइजेशन एंड ग्रीन रेवोल्यूशन या वर्ल्ड पॉलिटिक्स जो भी कहना चाहें आप, ग्लोबलाइजेशन एंड वर्ल्ड ट्रेड। ठीक है। अब इन टॉपिक्स को देखें तो यहाँ पे आपको ये नजर आता है कि एंड इस्तेमाल हो रहा है। एक चीज तो ये है। नंबर टू, जो चीज आपने क्लियरली देखी है वो ये है कि एंड इस्तेमाल हो रहा है तो दो डिफरेंट चीजों के दरमियान हो रहा है। यानी कि जब दो डिफरेंट वर्ड्स को या दो डिफरेंट टर्म्स को एंड के जरिए कनेक्ट किया जा रहा हो तो उस तरह के ऐसे को हम एंड वाले ऐसे कहते हैं। ठीक है ना। और इस तरह के जो ऐसे की हैंडलिंग होती है उसमें बच्चे एक गलती ये करते हैं कि वो इन चीजों को अलग अलग डिस्कस करना स्टार्ट कर देते हैं। यानी कि ह्यूमन डेवलपमेंट पे आधा ऐसे कर दिया, उसके बाद इकोनॉमिक ग्रोथ पे आधा ऐसे कर दिया, और फिर कहते हैं सर हम फेल क्यों होते हैं। इसीलिए फेल होते हैं कि आपने गलत किया था। अब बेसिकली जब इस तरह के टॉपिक्स आते हैं तो उसके अंदर जो सबसे पहला काम करना है वो ये है कि उन दो जो चीजें आ रही हैं, दो डिफरेंट टर्म्स इस्तेमाल हो रही हैं, जैसे ह्यूमन डेवलपमेंट है और इकोनॉमिक ग्रोथ है, इन दोनों के दरमियान एक लॉजिकल कनेक्शन ढूंढना है। इन दो चीजों को आपस में कनेक्ट करना है। किस तरह कनेक्ट करना है वो आप पे डिपेंड करता है। वो रिलेशनशिप किसी पर्टिकुलर डायरेक्शन के अंदर भी हो सकता है, दो डिफरेंट डायरेक्शंस भी हो सकती हैं, मल्टीपल डायमेंशंस भी हो सकती हैं। वो रिलेशनशिप पॉजिटिव भी हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है। मतलब जैसे कहते हैं कि इनवर्स प्रोपोर्शन और डायरेक्ट प्रोपोर्शन। एक चीज अगर बढ़ रही है दूसरी बढ़ रही है, अगर एक कम हो रही है दूसरी कम हो रही है। लेकिन अगर एक बढ़ रही है और दूसरी कम हो रही है तो वो नेगेटिव आप कह सकते हो। यानी कि अगर एक फॉर एग्जाम्पल हम कहते हैं कि अगर क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है तो उसकी वजह से फूड सिक्योरिटी के मसले ज्यादा हो रहे हैं। लेकिन अगर ह्यूमन डेवलपमेंट अच्छी होती है तो इकोनॉमिक ग्रोथ बेहतर होती है। अब देखें ये डिफरेंट कनेक्शंस हैं इनके दरमियान। तो सबसे पहला काम आपने ये करना है कि जब एंड वाले टॉपिक्स आएंगे, जब दो डिफरेंट चीजों को आपस में कनेक्ट किया जा रहा होगा तो सबसे पहले आपने उनके दरमियान एक लॉजिकल कनेक्शन बनाना है। वो जो लॉजिकल कनेक्शन होता है बेसिकली वो आपका स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक या थीसिस को डिफाइन कर रहा होता है। अब वो जो रिलेशनशिप है या कनेक्शन है या लिंक है वो वन वे भी हो सकता है, टू वे भी हो सकता है, थ्री वे भी हो सकता है। मतलब डिफरेंट वेज में अंदर हो सकता है। हम कह सकते हैं कि मिसाल के तौर पर हम कहते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट की वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ आती है, या हम कहते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ ऑलवेज गो टुगेदर या ऑलवेज गो हैंड इन हैंड या दे ऑलवेज एग्जिस्ट टुगेदर। कि ये दोनों एक दूसरे के लिए जरूरी हैं या एक दूसरे के साथ चलती हैं। अगर एक बढ़ती है तो दूसरी बढ़ती है, या अगर एक पे इफेक्ट होता है दूसरी को भी डेफिनेटली उस पर इफेक्ट होता है। ठीक है। अब बेसिकली देखा जाए तो इनके दरमियान मल्टीपल वेज हैं इनको आपस में कनेक्ट करने के। इसी तरह आप कह सकते हैं कि जो इंटरनेशनल रिलेशंस है और ग्लोबल पॉलिटिक्स है, इनके दरमियान भी एक रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है। ठीक है। अब वो रिलेशनशिप क्या है, आप कह सकते हैं कि इंटरनेशनल रिलेशंस में होने वाली तब्दीलियां ग्लोबल पॉलिटिक्स पे काफी हद तक असरअंदाज होती हैं। ठीक है। इंटरनेशनल रिलेशंस में जो स्लाइटली या तो मैसिव किस्म की तब्दीलियां नजर होती हैं आती हैं तो वो उसको आप ग्लोबल पॉलिटिक्स के अंदर भी देख सकते हैं। इसी तरह आप कहते हैं क्लाइमेट चेंज एंड फूड सिक्योरिटी। आप क्लाइमेट चेंज एंड फूड सिक्योरिटी में ये कि यहाँ पे रिलेशनशिप पॉजिटिव नहीं है, नेगेटिव है। कैसे? क्लाइमेट चेंज अगर इंक्रीज हो रहा है, बढ़ रहा है, या क्लाइमेट के जो वेदर पैटर्न्स है अनएक्सपेक्टेड उसके अंदर आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल जो टेम्परेचर है राइज हो रहा है, फ्लड्स आ रहे हैं, या आप कह सकते हैं कि
जो रेनफॉल हो रहा है या जिसकी वजह से हीट वेव्स आ रही है, तो उसका फूड सिक्योरिटी पे नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। कैसे? कि वो क्रॉप्स को डिस्टर्ब करते हैं, ठीक है ना। जो आपने देखा 2022 में पाकिस्तान में फ्लड्स है, उससे किस हद तक नुकसान हुआ आपको पता है। उसके अलावा पूरी दुनिया के अंदर आप देखते हैं फ्लड्स आ रहे हैं, इसी तरह रेन्स आती हैं, हीट वेव्स आती हैं, वाइल्ड फायर्स होती हैं। तो ये क्लाइमेट चेंज है। अब क्लाइमेट चेंज जब होता है तो जाहिर है जो एग्रीकल्चर है उसको वो डिस्टर्ब करता है, उसको नेगेटिव इफेक्ट डालता है उसके ऊपर, और जिसकी वजह से फूड सिक्योरिटी का मसला इंक्रीज हो रहा है। तो जहाँ पे क्लाइमेट चेंज बढ़ रहा है तो फूड सिक्योरिटी जो है ना वो वर्स हो रही है, यानी कि एक नेगेटिव रिलेशनशिप है। इसी तरह अगर ग्लोबलाइजेशन है और वर्ल्ड ट्रेड है, इनके दरमियान एक बड़ा इंटरेस्टिंग किस्म का कनेक्शन आप बिल्ड कर सकते हो। कैसे? आप कह सकते हो ग्लोबलाइजेशन की वजह से वर्ल्ड ट्रेड जो है इंक्रीज हो रही है, या आप कह सकते हैं कि वर्ल्ड ट्रेड जो है ना ग्लोबलाइजेशन की वजह से काफी हद तक इंटेंसिफाई हो चुकी है या इंक्रीज हुई है। तो बेसिकली पॉइंट ये है कि जब इस तरह के टॉपिक्स आते हैं तो उनको हम एंड वाले टॉपिक्स कहते हैं, और उनके दरमियान आपने सबसे पहला काम उनके दरमियान लॉजिकल कनेक्शन ढूंढना होता है। हमेशा याद रखें कि इस तरह के टॉपिक्स में आप एक फ्रेज को या एक टर्म को अलग से डिस्कस नहीं करेंगे और दूसरी को अलग से डिस्कस नहीं करेंगे। इन दोनों को शुरू में ही आपने ऐसे के स्टार्ट में ही लॉजिकली कनेक्ट करना है, और उस लॉजिकल कनेक्शन की बेस पे आपने थीसिस बनाना है। जब वो थीसिस बना लेंगे तो ये दोनों टॉपिक साथ साथ चलने हैं आपके पूरे ऐसे के दौरान, ठीक है, शुरू से एंड तक। अगर किसी बच्चे ने इनको लॉजिकली कनेक्ट किया है और उसके बेस पे स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक बना ली और फिर उसी को लेके उसने पूरे ऐसे के अंदर चलाया, तो उसका ऐसे का इशू नहीं होगा। एक बच्चा था अभी, उसकी रिजवान, उसके अभी एंड पे लोकेशन हो गई है ओएमजी के अंदर, जस्ट मतलब एक अभी सिटी पे स्टार्ट हो रहा है शायद कल, और उसके एक हफ्ता पहले लोकेशन, उसने ये ऐसा किया था। मैं आपको उसका सैंपल आउटलाइन सेंड करूंगा, उसने मुझे शेयर की थी। तो उसने इन दोनों को आपस में कनेक्ट किया। या इस तरह के जितने भी टॉपिक्स आते हैं, अभी एक लड़का असद है मेरा दोस्त, उसने ये टॉपिक नंबर 2 किया था, इंटरनेशनल रिलेशंस इन ग्लोबल पॉलिटिक्स पे। तो बहुत सारे लोग इस तरह के ऐसे करते हैं, और जब भी आप करेंगे तो इनको आपस में लॉजिकली कनेक्ट करना है, और उसके बाद आपने अपने ऐसे को चलाना है। अब यहाँ पे हम देखते हैं कि इस तरह के ऐसे की हैंडलिंग कैसे करनी है। तो सबसे पहला स्टेप क्या है कि आपने इनको लॉजिकली कनेक्ट करना है आपने, ठीक है, लॉजिकल कनेक्शन बनाना है, और वो कनेक्शन 1 डायमेंशन, 2 डायमेंशन या डिफरेंट डायमेंशंस के अंदर भी हो सकता है। जब आप कनेक्शन बना लेते हैं तो उसके बेस पे आपने क्या बनाना है, अपना थीसिस स्टेटमेंट बनाना है। और जब थीसिस बन जाएगा तो उसके बेस पे आपने आउटलाइन बनानी है, और इसको एज ए डिस्क्रिप्टिव ऐसे करना है। इसके अंदर रीजंस भी हो सकती हैं, हर्डल्स भी हो सकते हैं, चैलेंजेस भी हो सकते हैं, कॉज इफेक्ट भी हो सकता है, वे फॉरवर्ड, रिकमेंडेशन, सोल्यूशन, वो सब जैसे एक नॉर्मल डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है, आप उसको एज ए डिस्क्रिप्टिव ऐसे करेंगे। मैं आपको मिसाल लेता हूँ, हमारे पास एक टॉपिक जैसे है ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ। अब इसके ऊपर हम देखते हैं कि स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक कैसे बन सकती है। मैं कहता हूँ यहाँ पे लिखी है मैंने कि ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ आर नेसेसरी फॉर ईच अदर एज दे शेयर आर रेसिप्रोकल कनेक्शन। मैंने कहा कि ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ जो है वो एक दूसरे के लिए जरूरी है। क्यों? बिकॉज दे शेयर अ रेसिप्रोकल कनेक्शन। रेसिप्रोकल का मतलब होता है कि स्पोर्टिव कनेक्शन। मतलब जैसे कहते हैं कि रेसिप्रोकल रिलेशनशिप ये होता है कि जब एक चीज सपोर्ट कर रही है तो दूसरी भी उसको उसी इंटेंसिटी के साथ और उसी वार्मथ के साथ जो है ना उसको सपोर्ट कर रही है। दो ममालिक के दरमियान आप कह सकते हैं कि रेसिप्रोकल जो है ना रिलेशनशिप होता है कि अगर एक उसको सपोर्ट कर रहा है तो दूसरा भी उसको सपोर्ट कर रहा है, ठीक है। अगर एक उसकी हेल्प कर रहा है तो दूसरा भी उसकी हेल्प के लिए आ रहा है, और वो उसी को उसी इंटेंसिटी के साथ और उसी जो है ना कह सकते हैं कि वार्मथ के साथ जो है ना वो आपस में सपोर्ट कर रहे होते हैं। तो ये दोनों आपस में एक रेसिप्रोकल कनेक्शन शेयर करते हैं। येट ह्यूमन डेवलपमेंट इन द पुअर कंट्रीज हैज कॉज्ड। अब देखें, यहाँ तक हमने कहा कि ये एक कनेक्शन बना दिया, ये हमने एक 1 डायमेंशन दे दी उसकी। अब हमने उसके अंदर एक और डायमेंशन ऐड कर रहे हैं। क्यों ऐड कर रहे हैं? हमें ये लगता है या मुझे ये लगता है कि इस एक डायमेंशन के ऊपर जो है ना 16-17 पॉइंट्स करना और एक 2500 वर्ड का ऐसे करना मुश्किल हो जाएगा। मेरे पास इतने आइडियाज नहीं होंगे, तो मैं क्या करता हूँ कि मैं उसके अंदर बेसिकली एक और डायमेंशन ऐड कर देता हूँ। मैं कहता हूँ येट ह्यूमन डेवलपमेंट इन द पुअर कंट्रीज हैज कॉज्ड सम हर्डल्स इन द वे ऑफ इकोनॉमिक ग्रोथ। यानी कि मैंने ये कहा कि ह्यूमन डेवलपमेंट जो पुअर कंट्रीज है वहां पे नहीं हो रही, या उसके रास्ते में कुछ हर्डल्स है या कुछ प्रॉब्लम्स हैं, जिसकी वजह से इकोनॉमिक ग्रोथ जो है ना इफेक्ट हो रही है, जिसकी वजह से उसके ऊपर एक नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। इसलिए उन हर्डल्स को जो कि ह्यूमन डेवलपमेंट के रास्ते में रुकावटें हैं उनको एड्रेस करने की जरूरत है, उनको सॉल्व करने की जरूरत है, अगर हमने इकोनॉमिक प्रोग्रेस या इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी को अचीव करना है। तो ये एक 3 डायमेंशनल स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक बन रही है। और यहाँ से आपको ये भी नजर आ रहा होगा कि ये एक ओपन एंडेड ऐसे है, यानी कि हमने दो डिफरेंट टर्म्स के दरमियान एक कनेक्शन बनाया। वो कनेक्शन हमने अपनी मर्जी से बनाया, एग्जामिनर ने नहीं कहा कि आपने इस तरह बनाना है। उसने ये नहीं कहा कि ये कनेक्शन है और इस तरह की इसको लेके चलना है, नहीं।
तो उसने दो डिफरेंट टर्म्स दे दिए हैं, उनको एंड से कनेक्ट करना है। आपने उन कनेक्शन के बेस पे जो भी कनेक्शन बना रहे हो, 1 डायमेंशन है, 2 डायमेंशन है या 3 डायमेंशन है, आपने खुद ही बनाया और उसके बेस पे आप अपनी आउटलाइन बना रहे हैं। तो एक तरह से ये एक ओपन एंडेड ऐसे है, और अगर कोई ओपन एंडेड ऐसे होता है तो हम कहते हैं वो डिस्क्रिप्टिव ऐसे होता है। ठीक है, ये बात क्लियर है सबको? अगर किसको इसमें कोई कंफ्यूजन हो तो मुझे बताएं। हाँ जी। सर इसका जो आउटलाइन है वो कैसे बनेगा सर? आउटलाइन कैसे बनेगा, मैं आपको इसका सैंपल फिर शेयर करता हूँ कि एक, यस, लेट मी चेक। मैं ये स्क्रीन शेयरिंग 1 मिनट के लिए ऑफ कर रहा हूँ। ह्यूमन डेवलपमेंट। हाँ जी, डिस्क्रिप्टिव होते हैं बिल्कुल। ह्यूमन डेवलपमेंट। जी। बिकॉज दे आर मोस्टली ओपन, यस, ओपन टॉपिक्स होते हैं तो इसलिए वो उसको एज ए डिस्क्रिप्टिव ऐसे करेंगे। ये फाइल डाउनलोड हो रही है व्हाट्सएप से, मैं 1 मिनट आपसे फिर ये इसको करता हूँ डिस्कस। अच्छा जी, ये हमारे सामने एक ये रिजवान की आउटलाइन है जो जिसकी मैं बात कर रहा था। इसको देख लेते हैं। अब इसने ये बनाई है कि ह्यूमन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी या इकोनॉमिक ग्रोथ, जो भी कहना चाहें आप इसको। अब उसने स्टेटमेंट ऑफ फैक्ट बना लिया। स्टेटमेंट बनाने के बाद उसने कहा को रिलेशनशिप बिटवीन ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ या इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, ये जिसको हम कहते हैं ओवरव्यू का पैराग्राफ या क्रंच पैराग्राफ। ये तमाम पॉइंट्स उसने एक ही पैराग्राफ के अंदर डिस्कस कर लिए। उसके बाद उसने कहा हाउ डज ह्यूमन डेवलपमेंट ब्रीड इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी। ये उसने बताया कि गुड गवर्नेंस से जो है ना क्या आता है, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेहतर होता है। अब ये बेसिकली यहाँ पे ना एक थोड़ा सा एक कम्प्लेक्स चीज़ है, वो ये समझनी है कि जब हम ये बात कर रहे हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट और हम ये बात कर रहे हैं कि इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी, तो आपको ये पता होना चाहिए कि ह्यूमन डेवलपमेंट से क्या मुराद है, क्या फीचर्स हैं ह्यूमन डेवलपमेंट के, उसके अंदर क्या चीज़ें आती हैं ह्यूमन डेवलपमेंट में। यानी कि जब वो बात कर रहा है कि ह्यूमन गुड गवर्नेंस इंप्रूव्स स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, के गुड गवर्नेंस बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट को इंडिकेट कर रही है, और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बेसिकली इंडिकेट कर रहा है किस चीज को, इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी को, इकोनॉमिक ग्रोथ को। तो ये आप इसके बेस पे भी कर सकते हैं, या डायरेक्टली आप ये भी कह सकते हैं कि ह्यूमन डेवलपमेंट लीड्स टू बेटर स्टैंडर्ड्स ऑफ लिविंग, जो भी आप कह सकते हैं। फिर उसके बाद पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ब्रिंग्स फोकस ऑन कंटिन्यूड ग्रोथ, ये उसने कहा। इसी तरह उसने अपने आर्गूमेंट्स दिए। ठीक है, ये आपने उसने 5-6 आर्गूमेंट्स जो है ना इस बात पे दे दिए कि किस तरह से ह्यूमन डेवलपमेंट इकोनॉमिक ग्रोथ लेकर आती है। फिर उसने ये कहा कि फैक्टर्स प्रिवेंटिंग इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी एंड ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, कि वो कौन से फैक्टर्स हैं जिसकी वजह से पुअर कंट्रीज में या डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर जो ह्यूमन डेवलपमेंट है उसके ऊपर जो इम्पैक्ट पड़ रहा है, और जिसकी वजह से जो हमारी इकोनॉमिक या उनकी जो इकोनॉमिक ग्रोथ है या इकोनॉमिक सस्टेनेबिलिटी है वो इफेक्टेड हो रही है। तो उसके बाद उसने बात कर दी, फॉर एग्जाम्पल वो कह सकता है कि वहाँ पे नेशंस विद हायर ह्यूमन डेवलपमेंट हैव कॉज्ड मोर इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, ये उसने कह दिया। उसके बाद पोलिटिसाइजेशन ऑफ अदर डेवलप, जिसको हम कहते हैं ना कि पोलिटिसाइज हो गए इदारे, डिपार्टमेंट्स, वहाँ पे पॉलिटिकल इंटरफेरेंस ज़्यादा होती है। उसके बाद उसने कहा कि ग्लोबल चैलेंजेस, क्लाइमेट चेंज के हैं, फिर टेररिज्म के उसने मसाइल कह दिया। फिर उसने वे फॉरवर्ड दे दिया और उसके अंदर कहा कि अगर आप ये चीज़ें करते हैं तो इससे ये मसले हल हो सकते हैं। तो बेसिकली ये एक 3D स्टेटमेंट बना दी और उसकी बेस पे उसने अपने ऐसे को जो है कि लेके चला गया। ठीक है जी। आप इस पे हम बना सकते हैं आउटलाइन, अगर आप चाहें रफ में बना लेते हैं हम इसको, कोई इशू नहीं है इसके ऊपर। यहाँ लेट मी कंस्ट्रक्ट। सर शेयर कर लें सर, बेशक, मतलब आराम से। चले, मैं वो तो शेयर करूंगा आपके साथ, इस पे फुल ऐसे भी शेयर करूंगा कोई ना कोई। अगर ये इससे बात समझ आ गई तो फिर ठीक है। ठीक है, अगर आप सबको इस चीज़ से समझ आ गई है, ये जो आउटलाइन में दिखाई है अभी ब्रीफली डिस्कस भी किया है, अगर ये बात समझ आ गई है तो मैं ये कुछ शेयर भी करूंगा आपको। ठीक है, इसके ऊपर ऐसे भी करवाना है मैंने आपसे फुल।
ठीक है सर। और सर वो और वाला सर जो हमने कल क्विक सा किया था उसमें क्या था सर? और वाले ऐसे जो ना आर्गुमेंटेटिव ऐसे होते हैं, जी जी जी। जैसे हमने कहा था कि IMF बेल आउट्स, रोड टू स्टेबिलिटी, रेस्ट्री फॉर डिजास्टर। ठीक है। तो उसके तो अंदर हम अपना थीसिस और एंड थीसिस दोनों दिखाएंगे? पीछे से लेकर आए, जैसे बिल्कुल आर्गुमेंटेटिव ऐसे की तरह कर रहे हैं, बिल्कुल उसी तरह, कोई भी तब्दीली नहीं होगी इसके अंदर। नहीं सर, मतलब कल आपने जो वो लिखा था उसका थीसिस स्टेटमेंट ना सर, हम्म। तो उसके अंदर आपने थीसिस भी लिखा था और एंटी थीसिस भी लिखा था। एक मिनट, कहाँ पे है वो? और वाले ऐसे। ये सर। अच्छा, ये यहाँ इसको छोड़े, इसको इग्नोर करें। ठीक है। ये शायद मैंने काफी टाइम पहले लिखा हुआ था, तो इसके अंदर इसको मैंने जो है ना चेंज नहीं किया, तो शायद मैंने इसको स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक डिस्कस भी नहीं की थी आपके साथ। एग्जाम्पल बताई थी लेकिन मैंने इसको डिस्कस नहीं किया था। ठीक है। तो आपने ना अच्छा। बिल्कुल जैसे आर्गुमेंटेटिव ऐसे के अंदर आप थीसिस को डिस्कस करते हैं उसी तरह से करें। लेकिन यहाँ पे मैंने बता दिया ना कि एक अच्छी चीज होती है कि आपके पास जो एंटी साइड होती है वो दी गई होती है, आपको वो जो है ना ढूंढनी नहीं पड़ती, ठीक है ना। तो ये इसके अंदर आसानी हो जाती है आपको। ठीक है, सही है। अच्छा जी, किसी का सवाल है यहाँ पे तो बताएं। इसके अलावा हम देखते हैं कि यस, इसमें एंटी खुद दिया होता है। अच्छा, अब हम देखते हैं थोड़े से कुछ और टॉपिक्स हैं। जैसे मैंने कहा ना कि हमने डिस्क्रिप्टिव ऐसे किए, आर्गुमेंटेटिव किए, एंड वाले किए, आर वाले किए। उसके अलावा कुछ टॉपिक्स हैं जिसको हम बात करना चाहूंगा आपके साथ। ठीक है। अच्छा, ऐसा मैंने ये कहा था कि जो बेसिकली एंड वाले ऐसे होते हैं ना, जिसमें ये होता है कि एंड इस्तेमाल हो रहा होता है। अब इसमें एंड कहाँ पे इस्तेमाल हो रहा है कि जब दो डिफरेंट चीजों के बीच में एंड इस्तेमाल होता है, उसको हम एंड वाले ऐसे कहते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल, ह्यूमन डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक ग्रोथ, इंटरनेशनल रिलेशंस एंड ग्लोबल पॉलिटिक्स, क्लाइमेट चेंज एंड फूड सिक्योरिटी। ये दो डिफरेंट टर्म्स के बीच में एंड इस्तेमाल हो रहा है। अब इस तरह के ऐसे को आपने मैनेज करना है, हैंडल करना है, तो उसके लिए ये जरूरी है कि आप इन दोनों को पहले कनेक्ट करें आपस में, कि ह्यूमन डेवलपमेंट और इकोनॉमिक ग्रोथ के बीच में क्या कनेक्शन है। अगर आप इसको अलग अलग नहीं कर सकते, ह्यूमन डेवलपमेंट को अलग से करना या इकोनॉमिक ग्रोथ को अलग से करना, नहीं, ये आप नहीं कर सकते। आपने इन दोनों के दरमियान कनेक्शन बनाना है। वो वन डायमेंशन भी हो सकती है, 2D भी हो सकती है, 3D भी हो सकती है। वो कनेक्शन बनाए और उसी कनेक्शन के बेस पे आपने क्या करना है, उनका स्टेटमेंट ऑफ टॉपिक बनाना है और फिर उसके अकॉर्डिंग अपनी आउटलाइन बनानी है। जैसे कि अभी मैंने आपको दिखाई ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर, हमने कहा कि इनके दरमियान एक डिफरेंट किस्म का रिलेशनशिप एग्जिस्ट करता है और ये दोनों एक दूसरे को सपोर्ट कर रहे हैं। लेकिन ह्यूमन डेवलपमेंट के रास्ते में कुछ हर्डल्स हैं जो कि पुअर कंट्रीज के अंदर इकोनॉमिक ग्रोथ को इफेक्ट कर रही हैं। इसलिए उन हर्डल्स को एड्रेस करना जरूरी है। तो ये आपने पहले ये कह दिया कि उनके दरमियान एक जो है ना कनेक्शन है, पॉजिटिव कनेक्शन एग्जिस्ट करता है। फिर आपने कहा उसके अंदर हर्डल्स की बात कर ली और फिर वे फॉरवर्ड दे दिया। तो ये आप इसको 3D बनाकर चले जाते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पर एक और चीज जो मैंने मिस हो गई, वो ये है कि कुछ बच्चे ये कंफ्यूज करते हैं कि प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो क्या ये भी ऐसे उसी तरह से हैंडल होंगे? जैसे एक और टॉपिक है, हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, इल्स एंड रेमेडीज। इनको कनेक्ट कर किसी एक पर। हाँ जी, दोनों से भी कर सकते हैं। मतलब आप कह सकते हैं कि वो उसको सपोर्ट कर रहा है और वो उसको सपोर्ट कर रहा है, ये भी हो सकता है। वन वे भी हो सकता है, दोनों तरफ से भी कर सकते हैं। ठीक है ना, लेकिन सेम चीज होती है, कोई इतना ज्यादा फर्क नहीं होता। अच्छा, अब ना कुछ बच्चे कहते हैं कि सर ये जो प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन है या हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, इल्स एंड रेमेडीज, क्या ये भी एंड वाले ऐसे में आते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे फर्क समझना जरूरी है। जो हमने ऊपर टॉपिक देखे 4-5 एग्जाम्पल, उसमें दो डिफरेंट चीजों के बीच में एंड आ रहा है। लेकिन यहाँ पे क्या है कि प्रॉस एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, बेसिकली एक ही चीज के प्रॉस एंड कॉन्स पूछ रहा है वो आपसे। इसी तरह हायर एजुकेशन इन पाकिस्तान, उसके इल्स और उसके रेमेडीज पूछ रहा है। यहाँ पे हायर एजुकेशन एक ही चीज है और कुछ कुछ भी नहीं है इसके अंदर। इसी तरह ग्लोबलाइजेशन है और कोई चीज नहीं है, सिर्फ उसके दो साइडें पूछी हैं। लेकिन जो ऊपर टॉपिक्स हैं इसमें दो डिफरेंट चीजें हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट अलग है, इकोनॉमिक ग्रोथ अलग है, क्लाइमेट चेंज अलग है, फूड सिक्योरिटी अलग है। तो इसलिए इनको आपस में कनेक्ट करना होता है। लेकिन ये जो टॉपिक्स होते हैं जिस तरह हायर एजुकेशन, इल्स एंड रेमेडीज, इसमें आपने सिर्फ हायर एजुकेशन के मसाइल, उसके जो इल्स हैं और उसको जो हल करने के तरीके हैं वो बताने हैं। इसी तरह प्रॉज एंड कॉन्स ऑफ ग्लोबलाइजेशन, तो आपने ये बताना है कि उसके फायदे नुकसान। इसको आप यूं कर लें, ग्लोबलाइजेशन कॉलन प्रॉज एंड कॉन्स, बिल्कुल उसी तरह से जैसे ये आपने नीचे वाला टॉपिक है। तो यहाँ पे ये फर्क आपने याद रखना है कि जब दो डिफरेंट चीजों को आपस में कनेक्ट कर रहे हैं एंड के जरिए, तो आपने लॉजिकल कनेक्शन बनाना है। लेकिन अगर एक ही चीज के दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव पूछे जा रहे हैं, तो वो आपको ये सिंपल डिस्क्रिप्टिव ऐसे करना है और उसके अंदर कनेक्शन बनाने की जरूरत नहीं है। ठीक है जी, क्लियर है ये बात?
अच्छा जी। अच्छा, मुझे एक चीज बताएं, ये जो टॉपिक नंबर 1 मैंने यहाँ पे लिखा है कि नॉट इकोनॉमी बट पॉलिटिक्स इज ड्यू टू सक्सेस, ये क्या है? डिस्क्रिप्टिव है या आर्गुमेंटेटिव है? इसका बताएं। अब यहाँ पे आपका जितना जी अंडरस्टैंडिंग है उसका जो है ना इफेक्ट या उसका आउटकम नजर आएगा मुझे। नॉट इकोनॉमी बट पॉलिटिक्स इज की टू सक्सेस, क्या ये एक डिस्क्रिप्टिव ऐसे है या आर्गुमेंटेटिव है? शाबाश। हाँ जी। और जो दुरुस्त जवाब देगा और क्या कहते हैं उसको, विद रीजन विद लॉजिक, तो उसके लिए कोई जो है हम इनाम रख सकते हैं। सर ये दोनों नहीं है सर। क्या नहीं है दोनों? ना आर्गुमेंटेटिव है ना डिस्क्रिप्टिव है, ये परसुएसिव वैसे है सर। अच्छा ठीक है। और कोई बच्चा बताए। शाबाश। नॉट इकोनॉमी बट पॉलिटिक्स इज की टू सक्सेस। हाँ जी। है कोई बच्चा? किसी के पास जवाब नहीं है कोई? सर कोई गिफ्ट आर्गुमेंटेटिव? नहीं देना चाह रहा सर। आर्गुमेंटेटिव लग रहा है, डिसएग्री कर सकते हैं। थोड़ा इसको एक्सप्लेन करें, जो आर्गुमेंटेटिव कर रहे हैं वो अपने जरा जवाब को एक्सप्लेन करें। इनके दरमियान लिंक बनाकर। नहीं, डिस्क्रिप्टिव वाला जवाब दुरुस्त नहीं है, ये एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे है, लेकिन क्यों है ये बताना है आप लोगों ने। सर परसुएसिव ऐसे तो होता ही आर्गुमेंटेटिव ही है ना सर। एक मिनट में आता हूँ के सवाल पे, लिख लूँ कुछ में। सर आर्गुमेंट लग रहा है क्योंकि इम्प्रूव, एक मिनट, क्या कहते हैं सर अभी हम। आर्गुमेंटेटिव बन रहा है। हाँ जी, सकते हैं पॉलिटिकल स्टेबिलिटी की वजह से। नहीं, ये वाला बात दुरुस्त नहीं है। सर आर्गुमेंटेटिव लग रहा है क्योंकि इम्प्रूव करना है। हाँ जी बिल्कुल, अमीना ने ये बात काफी हद तक दुरुस्त की है कि बेसिकली वो कह रहा है कि नॉट इकोनॉमी बट पॉलिटिक्स इज की टू सक्सेस। आप इससे डिसएग्री भी तो कर सकते हैं, आप कहते हैं नहीं, पॉलिटिक्स नहीं, इकोनॉमी इज की टू सक्सेस। सर ठीक है ना? आप सर यहाँ पे। जनरली हम देखते हैं ना, हाँ जी। इकोनॉमी से डेवलप हो रहे होते हैं कंट्रीज में डिफरेंट इस्टेब्लिश। हाँ, ये मतलब अब इसमें ना दोनों साइड्स दुरुस्त हैं। इकोनॉमी का भी पॉइंट ऑफ व्यू दुरुस्त है और जो पॉलिटिक्स वाला है वो भी दुरुस्त है। मैं आपको बात कर सकता हूँ इस पे कैसे। अभी हम इसको टॉपिक को देखते हैं। यानी कि बेसिकली आप इस टॉपिक में एग्री भी कर सकते हैं और डिसएग्री भी कर सकते हैं। आप कह सकते हैं कि यस, पॉलिटिक्स इज ड्यू टू सक्सेस इंस्टेड ऑफ इकोनॉमी, या आप डिसएग्री कर सकते हैं, नो, इट इज इकोनॉमी विच लीड्स टू सक्सेस इंस्टेड ऑफ पॉलिटिक्स। यानी कि पहली बात तो ये है यहाँ पे स्टेब्लिश करना है कि ये एक आर्गुमेंटेटिव ऐसे है। नंबर 2 चीज, यहाँ पे इसको आप कह सकते हैं कि आपके पास एंटी आर्गुमेंट पहले से मौजूद है। अगर आप कहते हैं कि पॉलिटिक्स इज की टू सक्सेस, तो एंटी आर्गुमेंट क्या बन जाएगा? इकोनॉमी वाला। अगर आप कहते हैं इकोनॉमी इज की टू सक्सेस, तो एंटी आर्गुमेंट क्या बन जाएगा? पॉलिटिक्स इज की टू सक्सेस। तो ये बड़ा सिंपल सा और एक प्योर आर्गुमेंटेटिव ऐसे है। नंबर 3 चीज, अगर कुछ लोग ये कहते हैं कि हमने सिर्फ इस पे बात करनी है कि पॉलिटिक्स इज की टू सक्सेस और इकोनॉमी को डिस्कस ही नहीं करना, उस पर कोई बात ही नहीं करनी, तो आप एक गलती कर रहे हैं। और गलती क्या कर रहे हैं? एग्जामिनर ने आपको स्टेटमेंट दिया और उसके स्टेटमेंट का एक हिस्सा आप बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं आप उसका। तो ये आप नहीं कर सकते। और ये जो है ना, ये बात बहुत बड़ा ब्लंडर हो जाएगा कि आप उसकी स्टेटमेंट में से एक हिस्से को बिल्कुल इग्नोर कर रहे हैं और दूसरे हिस्से को उठा कर जो आपको पसंद आ रहा है उसके ऊपर आप ऐसे कर रहे हैं। ऐसा नहीं हो सकता। तो ये 3-4 पॉइंट्स हैं जिसको आपने याद रखना है। मैं रिपीट करता हूँ। सबसे पहले कि इस टॉपिक में आप एग्री भी कर सकते हैं, डिसएग्री भी कर सकते हैं। नंबर 2, इसके अंदर अगर आप एक स्टांस लेते हैं तो एंटी साइड पहले से ही मौजूद है। ठीक है, जो भी साइड चूज करना चाहें कर सकते हैं। और नंबर 3, कि इसके अंदर अगर आप एक साइड को ले रहे हैं दूसरी साइड को इग्नोर नहीं कर सकते। क्यों? एग्जामिनर ने स्टेटमेंट के अंदर शामिल कर दिया है। और आप उसके स्टेटमेंट के अंदर जो चीज शामिल है उसको आप उसका एक पार्ट या 1/3 या 1/5 जो भी जितना वन सर वन हाफ जैसे करना चाहें, आप उसको स्किप नहीं कर सकते आप। ऐसे भी इसी तरह। आपकी आवाज कट रही है, ये नदीम बात कर रहे हैं शायद ये। अगर किसी को सदाकत बात कर रहा था, अगर किसी को समझ आई तो मुझे बता दे। सर और ऐसे में भी इसी तरह होता है, एसेज भी तो इसी तरह होते हैं ना सर, उसमें भी सेकंड
डी होता है एंटी आर्गुमेंट। हाँ जी, आर वाले ऐसे की बात कर रहे हैं। आर वाला ऐसे में दिया होता है, लेकिन यहाँ पे रिलेशनशिप बिल्ड नहीं करना, आपने कोई रिलेशनशिप नहीं करना यहाँ, आपने इकोनॉमी या पॉलिटिक्स के दरमियान ताल्लुक बिल्ड नहीं करना। आपने बेसिकली पहला पॉइंट इस पे, ये आपका स्टांस ये हो सकता है कि पॉलिटिक्स इज की टू सक्सेस। आप टॉपिक से एग्री कर रहे हैं, आप इस पे अपने 10 12 13 आर्गुमेंट दें और 1 2 3 एंटी आर्गुमेंट दें कि नो इट इज इकोनॉमी विच लीड्स सक्सेस, फिर उसकी रिबटल दें और आर्गुमेंटेटिव ऐसे। लेकिन अगर आप कहते हैं कि इट इज इकोनॉमी विच लीड्स सक्सेस, फिर उस पर 10 12 15 आर्गुमेंट दें, और पॉलिटिक्स के ऊपर आप एंटी आर्गुमेंट दें 2 3, और उसकी रिबटल दें और एंड कर लें। जो साइड चूज करना चाहें कर सकते हैं, लेकिन इसको एज ए आर्गुमेंटेटिव ऐसे करना है आप। क्लियर है ये बात? अगर अभी भी किसी को मसला है तो मुझे बताएं इसमें। शाबाश। सर मैं बताना चाहता हूँ सर। हाँ जी बताएं। सर मतलब ये कह रहे हैं कि इकोनॉमी नहीं पॉलिटिक्स की टू सक्सेस है। तो अगर हम इसके साथ वो करते हैं, एग्री करते हैं, तो हम कहते हैं कि पॉलिटिक्स इस तरह सक्सेस के लिए रोड बनाता है, यस और हम एंटी आर्गुमेंट देंगे कि इकोनॉमी ने 2 3 पॉइंट्स दे देंगे और फिर उसको रिबटल दे देंगे, ऐसा ही है सर? एग्जैक्टली बिल्कुल। आप एंटी आर्गुमेंट में ये कहेंगे कि पॉलिटिक्स के बजाय बेसिकली इकोनॉमी है जो ये सारे मसले करती है, फिर उसकी रिबटल देंगे आप। अच्छा सर, इसका अब तीसरा स्टेटमेंट। अच्छा, हाँ हाँ बताएं। इसका तीसरा स्टेटमेंट ऐसा बनेगा कि मतलब कैसे बनेगा? ऐसे मैं बता बनेगा सकता तो हूँ, कैसे वैसे मैं बनेगा? बता देता हूँ सर। ओके बताएं। सर इसमें दोनों चीजें पॉजिटिव है ना, कि सर मतलब वो उसको भी हमने थोड़ा। as per the common understanding, or as per the common understanding ना सर, कि हाँ it is economy which is deemed as a factor to success, but rather it's in essence it's actually politics. ओके But यस ठीक है। some commentators argue बस that बस ठीक है, economy बस ठीक इस है। तरह सर कुछ, हाँ। बस ये आपने जो बताई है ना, ये बिल्कुल रेलिवेंट है, लेकिन थोड़ी सी ना इसको रिफाइन कर सकते हो आप। इसको अगर रिफाइन करें, यूं कह सकते हैं कि आप कह सकते हैं कि हिस्ट्री इज विटनेस्ड टू द फैक्ट दैट, या देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट इट इज पॉलिटिक्स व्हिच लीड्स टू सक्सेस इन एनी कंट्री इन डिफरेंट वेज, या इन अ नंबर ऑफ वेज इंस्टेड ऑफ हम्म, इकोनॉमी। इसको आप इस तरह से जो है रिफाइन फॉर्म में लेकर आएंगे। ठीक है ठीक है जी। सर, ठीक है सर। मैं वही ना, मतलब इसी तरह बनेगा ना, मतलब यस जो बिल्कुल आर्गुमेंटेटिव का है। बिल्कुल। फेमिनिज्म ओके वाला सर। टॉपिक अभी बाद में बात करते हैं, पहले इस पे बात कर लेते हैं सर। लेकिन सर थीसिस स्टेटमेंट में तो सिर्फ एक का जिक्र करेंगे ना? हाँ एक का करेंगे, लेकिन आप यूं भी कह सकते हैं ना कि जैसे उसने टॉपिक के अंदर दे दिया, इसी तरह आप बात कर लें। मिसाल के तौर पर मैं यहाँ पे लिख के दिखा देता हूँ आपको। आप कह सकते हैं कि देयर इज नो डिनाइंग द फैक्ट दैट इट इज पॉलिटिक्स ऑफ एनी कंट्री दैट brings success in all walks of life instead of economy। ये आप कह दिया तो इस तरह आप कर लें, कोई इशू नहीं है इसका। ठीक है। नहीं 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 नहीं, आर्गुमेंटेटिव ऐसे में कोई वे फॉरवर्ड सोल्यूशन रिकमेंडेशन नहीं होती, कुछ भी नहीं होता। नहीं, इस पे आप बात नहीं करेंगे। ठीक है जी। अच्छा अब एक और टॉपिक है। एक और टॉपिक ये है कि फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू। ठीक है ना? अच्छा इसका बताएं, ये क्या है? ये डिस्क्रिप्टिव है, आर्गुमेंटेटिव है, ये क्या है? हाँ जी शाबाश। आर्गुमेंटेटिव है सर। वो कैसे आर्गुमेंटेटिव कैसे? ऐसे कि हम उसको या सपोर्ट करते हैं कि थर्ड वर्ल्ड इशू है, और दूसरी तरफ कहते नहीं है। अगर नहीं है तो फिर क्या करेंगे, फिर क्या लिखेंगे? फिर हम कहेंगे ये फर्स्ट वर्ल्ड इशू है, थर्ड वर्ल्ड इशू नहीं है। ओके ठीक है, वेरी गुड। और कोई बताए? अच्छा इस टॉपिक में ना एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है जो मैं आपको शेयर करने जा रहा हूँ। स्टूडेंट 1 स्टूडेंट 2, ये दो बच्चों ने ऐसे किया, इसके ऊपर दोनों का पास है। किस तरह से था मैं दिखाता हूँ आपको। पहले बच्चे ने ये कहा कि यस, एक मिनट, उसने कहा कि फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड
third world issue because the third world is facing even bigger challenges. ठीक है, एक बंदे ने ये एक बात की, दूसरे बंदे ने ये बात की कि फेमिनिज्म इज नॉट ओनली अ थर्ड वर्ल्ड इशू बट आल्सो ऑफ द फर्स्ट एंड सेकंड वर्ल्ड एज वेल, सेकंड वर्ल्ड। ये मैं आपको एक मतलब इसे कहना कि रफ फॉर्म में बता रहा हूँ आपको मैं। पहले बच्चे ने ये कहा कि जो फेमिनिज्म है वो थर्ड वर्ल्ड का इशू नहीं है, उसका जो है ना एक आप कह सकते हैं कि बड़ा इशू नहीं है या इशू नहीं है, क्यों कि वो उसके पास और इतने बड़े मसाइल मौजूद है। एक और बच्चे ने कहा कि फेमिनिज्म थर्ड वर्ल्ड का इशू नहीं है सिर्फ, बल्कि जो फर्स्ट वर्ल्ड है या सेकंड वर्ल्ड है, यानी कि जो डेवलपिंग या सॉरी एडवांस कंट्रीज हैं, डेवलप्ड कंट्रीज हैं, उनका मसला भी है। अब ये दो डिफरेंट पर्सपेक्टिव और दोनों का ऐसे पास है। तो मैं यहाँ पे आपको ये बताना चाह रहा हूँ कि एग्जामिनर इतना जो है ना क्या कहते हैं स्ट्रिक्ट नहीं होता इस बारे में टॉपिक इंटरप्रिटेशन के ऊपर। सीएसएस के एस्से के अंदर जो टॉपिक्स आते हैं बेसिकली उसमें एग्जामिनर ये देख रहा होता है कि आपका विजन क्या है, आप उस टॉपिक को अप्रोच कैसे कर रहे हैं, आप उस टॉपिक को अपने एस्से को प्लान कैसे कर रहे हैं, आप कितने पर्सपेक्टिव से कितने एंगल से उस टॉपिक को एक्सप्लोर कर रहे हैं। अब इन दो बच्चों ने डिफरेंट तरीके से टॉपिक को एक्सप्लोर किया और उन्होंने एक अच्छे तरीके से उसको मैनेज किया और अपना एस्से पास किया। तो मैं आपको यही कहना चाह रहा हूँ कि इसको आप जिस तरफ चाहें लेके जा सकते हैं, और इवन बहुत से टॉपिक्स जो जिसको आप डिस्क्रिप्टिव आर्गुमेंटेटिव डिबेट में होते हैं उनको भी आप दोनों तरह से कर सकते हैं, लेकिन मैटर ये करता है कि आपने बेसिकली कितना लॉजिकल चीजों को बनाया है। अब इस तरह के ऐसे को ना जो फेमिनिज्म वाला ऐसे इसको हम कहते हैं परसुएसिव ऐसे, यानी कि अगर आप इसको यूं कर रहे हैं कि फेमिनिज्म इज नॉट रियली अ थर्ड वर्ल्ड इशू बट बिकॉज थर्ड वर्ल्ड इज फेसिंग इवन बिगर चैलेंजेस। अब ये जो दूसरा पार्ट है ना, इसकी तो एग्जामिनर ने बात ही नहीं की, तो ये तो आप खुद एक्सटेंशन कर रहे हैं, आप उसको परसुएड करने की कोशिश कर रहे हैं और आप कह रहे हैं कि जो बात कर रहे हैं ये वो दुरुस्त है, लेकिन उसके साथ ये जो बड़ा मसला भी है। लेकिन अब वो कहता है कि थर्ड वर्ल्ड का मसला नहीं है क्योंकि उनके पास और बड़े मसाइल मौजूद हैं, पॉवर्टी है, उसके अलावा पोलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसके अलावा क्राइम्स हैं, लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं, मिलिटेंसी है, आप कह सकते हैं सेक्टरियनिज्म है, उसके अलावा आप कह सकते हैं और फॉल्ट लाइंस मौजूद हैं, ठीक है ना, करप्शन है, और इसका लेक ऑफ अकाउंटेबिलिटी है, रूल ऑफ लॉ के मसाइल हैं। ये तो फेमिनिज्म से बड़े मसाइल मौजूद हैं, इससे तो इंसानों को जो एक बेसिक जो उनकी जरूरियात है वो तो पूरी होती नहीं है, तो फेमिनिज्म की बात कैसे करेंगे वो। इसीलिए तो ये आप इसको इस तरह से बात कर रहे हैं कि आप जो बात कर रहे हो वो दुरुस्त है, लेकिन इसके अलावा ये चीज इसके अंदर भी शामिल होती है, तो इसको हम कहते हैं परसुएसिव, ऐसे जैसे मैंने पहले एक दिन बताया था। अब दूसरी जो स्टांस है उसके अंदर भी वो यही कह रहा है कि उसको साबित कर रहा है, यानी कि वो उसको इंडोर्स कर रहा है कि जो आप बात कर रहे हो ये फर्स्ट वर्ल्ड का इशू नहीं है, ये बात दुरुस्त है, लेकिन वो कह रहा है कि ये साथ साथ जो सेकंड वर्ल्ड है ये फर्स्ट वर्ल्ड है उनका मसला भी है। यानी कि आप कह सकते हो कि जैसे अब देखते भी हो कि इवन जो फेमिनिज्म है उसका ओरिजिन वेस्ट के अंदर मौजूद है, यूरोप के अंदर मौजूद है, ठीक है, तो वहीं से इसका ओरिजिन हुआ, जितनी वेव्स आती हैं वो भी वहीं से ओरिजिनेट होती हैं। शायद ही कोई ऐसी जो है ना बड़ी फेमिनिस्ट मूवमेंट है या डेवलपमेंट है जिसको आप कहें कि वो वेस्ट से बाहर एशिया के अंदर या इवन मिडल ईस्ट के अंदर या इवन जो है ना अफ्रीका के अंदर वहाँ डेवलप हुई है। मोस्टली जितने भी आइडियाज फेमिनिज्म के ऊपर थ्योरीज हैं प्रैक्टिस में हैं वो सारे वहीं से आ रहे हैं, तो ये तो उनका बड़ा मसला है और उनके अंदर अभी भी मौजूद है। इवन आपने देखो लेटेस्ट जो है ना काफी सारे जो ट्रायल्स चल रहे थे सेक्सुअल हरासमेंट के ऊपर, ठीक है, वो जब हमारा इंटरव्यू था तो उसमें एक केस के बारे में बड़ा पूछ रहे थे, क्या नाम था, हार्वी के नाम से एक बंदा था, एक एक्टर था हॉलीवुड का, उसका केस था, तो उसके ऊपर बड़ी डिबेट चल रही थी उन दोनों में। तो आप देखते हैं कि सर अभी भी जॉनी डेप पर सर। नहीं नहीं उससे पहले एक और था, स्टीव हार्वी जो को भी था, वो एक एक्टर था मेरे ख्याल से हॉलीवुड का, उसका केस अच्छा था जो उसका नाम एग्जैक्ट याद नहीं आ रहा। तो मतलब पॉइंट ये है कि बेसिकली वहां पर भी ये मसला है, वहां पर मी टू मूवमेंट देख लो, ये जो है चाइना के अंदर, ये शायद जापान के अंदर या इन एरियाज के अंदर ही मर्ज हुई थी और फिर वो पूरी दुनिया में फैल गई, तो ये तमाम कंट्रीज का मसला है, ठीक है, तो ये डिफरेंट सर इसके अंदर पर्सपेक्टिव सर है। मैं एक थियोरेटिकल पर्सपेक्टिव बता दूं अगर आपकी इजाजत हो सर। एग्जैक्टली बता सकते हैं बिल्कुल। सर ये जिस तरह कार्ल मार्क्स और ये जो हेगल का डायलेक्टिक की थ्योरी है ना सर, तो इससे मुतासर एक और बंदा था इटली का, एंटोनियो ग्राम्स्की नाम था सर। तो ग्रामची, यस। वो कहता है, उसकी थ्योरी है थ्योरी ऑफ हेजमनी। तो उसका इन शॉर्ट मतलब ये होता है ना सर कि मतलब जो भी कोई मूवमेंट या कोई थ्योरी या कोई मतलब इस तरह कोई असरअंदाज करने वाली बात जहां से शुरू होती है
कहते हैं कि वो एलीट से शुरू होती है और वो फिर सीप डाउन करती है टू द लोअर स्ट्रेटास ऑफ सोसाइटी। तो सिमिलरली सर मतलब फेमिनिज्म जो है वो भी अगर ग्राम्स्की की थ्योरी के मद्देनजर हम देखें तो वो एक डेवलप्ड नेशंस में शुरू हुई और अभी थर्ड वर्ल्ड कंट्री में सीप हो रही है सर। एग्जैक्टली मैंने रिसेंटली किताब पढ़ी थी, रेवोल्यूशन अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। वो बेसिकली रेवोल्यूशन की हिस्ट्री, उसके ओरिजिन और उसके पीछे फैक्टर्स पे बात करता है। उसमें ना वो रीजन बात करता है, लेकिन रीजन से हटके ना एक प्रोसेस बताता है कि रेवोल्यूशन कैसे आते हैं। उसके अंदर कुछ स्टेप्स हैं, जिसमें एक सर कौन? स्टेप रेवोल्यूशन अ वेरी शॉर्ट इंट्रोडक्शन। नहीं ये किसने लिखा है सर? ये राइटर का नाम याद नहीं है, मैं आपको तस्वीर इसकी ग्रुप के अच्छा अंदर अच्छा भेज। अच्छा, मैं सोच रहा था कि ये एंटोनियो ग्राम्स्की ने नहीं लिखा है। नहीं नहीं, ये किसी और की। उसके अंदर वो यही अच्छा बात करता है कि बेसिकली रेवोल्यूशन जो है ना, आप यूं समझे कि उस वक्त आता है जब जो एलीट होती है ना, जब उसे फील होता है कि वो जो ना खुश है उस रूलिंग एलीट से। यानी कि एक एलीट वो होती है जो बेसिकली बेनिफिट कर रही होती है। हम कह सकते हैं कि पाकिस्तान में जो डिफरेंट एलीट्स हैं, बिजनेस टाइकून्स हैं, वो भी एलीट है। उसके अलावा हम कह सकते हैं कि जनरल्स हैं, मिलिट्री जो एस्टेब्लिशमेंट है वो भी एलीट है। फिर हम कह सकते हैं कि उसके अलावा कुछ माफियाज हैं, वो भी एलीट हैं। सर, तो जो ये जब एक्चुअल बोर्जुआ है सर मतलब। यस, जब ये एलीट उस पॉलिटिकल एलीट से या पॉलिटिकल रूलिंग क्लास से जब ना खुश होती है, तो फिर उसको ये फील होता है कि वो उनको खुश नहीं कर पा रहे, और वहीं से फिर रेवोल्यूशन स्टार्ट होता है। तो ये जो ग्रामची वाली बात कर रहे हैं, ये बिल्कुल दुरुस्त है कि बेसिकली जो गरीब होते हैं या जो आम तबका होता है, वो रेवोल्यूशन लेके नहीं आ सकता। और अगर वो रेवोल्यूशन लेकर आता है या बड़ी तब्दीली लेकर आता है या मूवमेंट स्टार्ट करता है, तो उसका आउटकम क्या होता है, आपने रशिया में देख लिया था उसको। सर एक आपकी बात में सर थोड़ी सी मगर और एक चीज ऐड कर लूं सर, हाँ जी। ज्यादा था होगा। सर तो कार्ल मार्क्स की जब सर थ्योरी बनती है सर, तो उसके अंदर पे जो क्रिटिसिज्म है ना सर, तो उसके अंदर यही है कि जब जो बोर्जुआ है वो खत्म नहीं होता, अगर